क्या है यूएनओ, इसे क्यों बनाया गया, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रही, इसके परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, इसमें प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या होते हैं, कैसे इन सबको याद रखा जाए। हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यूएनओ। यस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ पढ़ेंगे आज, जो कि हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहता है। हर एग्जाम, चाहे यूपीएससी है, चाहे पीपीएससी है, चाहे पीसीएस है, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम है, तो हर एग्जाम में हमें यूएनओ देखने को मिलता ही है। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है यूएनओ में, उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट होकर जो आज एट प्रेजेंट की कंडीशन चल रही है यूएनओ की, उसके जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उसको एक अच्छे वे से, एक अच्छी ट्रिक के साथ, अच्छे एनिमेशंस के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद रहेगी आज के बाद आपको यूएनओ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज एक ही वीडियो में सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा, बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे आपको यूएनओ के कॉन्सेप्ट याद करने हैं, कैसे कैसे यूएनओ याद रखना है, अपने माइंड में फिट करना है। तो एक ही वीडियो में सारा हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूएनओ से। लेट्स स्टार्ट विद द यूएनओ। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या रहने वाला है टॉपिक में। तो टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट आपके सामने रहेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेकंड रहेगा एस्टैब्लिशमेंट। देखो, जो यूएन एस्टैब्लिश हुआ उसके पहले जितनी भी कॉन्फ्रेंस हुई, जितनी भी मीटिंग हुई, किसने आइडिया दिया यूएनओ का, तो वो सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कवर हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम पढ़ेंगे जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, टेम्परेरी मेंबर्स कैसे काम करते हैं, इनको जो पैसे फंड्स इकट्ठे हो रहे हैं वो कहां से हो रहे हैं। देन उसके बाद हमारा रहेगा मोटिव, यूएनओ बनाने का मेन मोटिव क्या था, क्यों बनाया गया यूएनओ। उसके बाद लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। यूएनओ को जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जो मेन बॉडीज काम कर रही हैं यूएनओ के अंडर, तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं विद ट्रिक्स। आपको जो ये वीडियो रहने वाली है दोनों की दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगी। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी रहेगी इंग्लिश एंड सेकेंड रहेगी हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में वीडियो रहने वाली है। जैसे कि आपके सामने अभी ये वाली स्लाइड जो है ये इंग्लिश में है। जब इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़नी पड़ेगी, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी स्थापना पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारा हमारा हिंदी में भी रहेगा, तो दिक्कत नहीं आने वाली है। पूरी वीडियो लास्ट तक बने रहना साथ में। यूएनओ आज के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। Causes leads to the formation of UNO। देखो क्या कारण रहे, सबसे पहले ये पढ़ेंगे हमें कारण क्या रहे जो यूएनओ बनी, यूएनओ की फॉर्मेशन का क्या कारण रहा। तो सबसे पहले सबसे मेजर रीजन रहा, देखो आपने सुना होगा अपने इंडिया में, अपने वर्ल्ड में 2 वर्ल्ड वॉर हुई हैं, 2 विश्व युद्ध हुए हैं। जो सबसे पहले वाला विश्व युद्ध था 1914 वाला, जो आपके सामने पिक्चर अभी शो हो रही है, ये 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की है। एक साइड फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन है, सेकंड साइड ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी, ये कंट्रीज हैं। तो इन दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर हुई, और वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर के बाद जो रिजल्ट निकला, दैट रिजल्ट वाज लीग ऑफ नेशन। पूरे वर्ल्ड में शांति बनाने के लिए, पीस क्रिएट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, लीग ऑफ नेशंस। इसकी एस्टैब्लिशमेंट डेट भी पूछी गई है काफी बार एग्जाम्स में। तो एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 को, 10th ऑफ जनवरी 1920 को ये एस्टैब्लिश हुई। और देखो जब ऐसा हुआ ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ जो कंट्रीज थी, पूरा वर्ल्ड हम कह सकते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। तो कुछ कंट्रीज ऐसी थी प्रॉपर डोमिनेंट हो चुकी थी, मतलब बाहुबली बन चुकी थी, मतलब हमारा राज रहेगा, जैसे हम चाहते हैं वैसे ही पूरे वर्ल्ड में चले। लेकिन इनकी वजह से जो लीग ऑफ नेशन था, जो पीस क्रिएटिंग बॉडी थी, वो क्या हो गई, वो फेल हो गई। तो सबसे बड़ा रीजन ये रहा। उसके बाद जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, 1939 से 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर चली, तो ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर ये नई बॉडी सामने आई, दैट वाज यूएनओ। देखते हैं वो कैसे कैसे सामने आई। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ना है हमने। जो कुछ इवेंट्स है, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो फॉर्मेशन से है यूएनओ की। सबसे पहला इवेंट जो रहेगा वो रहेगा हमारा लंदन डेक्लारेशन, मतलब लंदन में डेक्लारेशन आएगी 1941 में। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पे ये सारी यूएनओ की फॉर्मेशन हुई। तो 1941 में लंदन डेक्लारेशन, उसके बाद 1941 में अटलांटिक चार्टर, देन उसके बाद यूएन डेक्लारेशन, देन उसके बाद मॉस्को कॉन्फ्रेंस। मॉस्को कॉन्फ्रेंस के बाद क्या पढ़ेंगे? तेहरान कॉन्फ्रेंस। तेहरान कॉन्फ्रेंस के बाद डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद हमारे पास आएगी याल्टा कॉन्फ्रेंस
एंड फाइनल कॉन्फ्रेंस रहेगी हमारे पास सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945। तो ये मीटिंग्स हुई हैं जिस मीटिंग्स में हमारा यूएनओ फाइनलाइज हुआ लास्ट में आके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली मीटिंग से, लंदन डिक्लेरेशन से। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पहली मीटिंग हमारी है लंदन डिक्लेरेशन। देखो लंदन डिक्लेरेशन नॉर्मल सी बात है, लंदन नेम से क्लियर हो रहा है, लंदन में डिक्लेरेशन हुई होगी कोई, मतलब लंदन में कुछ ना कुछ डिक्लेयर किया होगा। 1941 में जो लंदन में डिक्लेरेशन हुई वो कहां हुई थी, वो हुई थी सेंट जेम्स पैलेस में। इसी वजह से इस डिक्लेरेशन को क्या बोला जाता है, सेंट जेम्स पैलेस डिक्लेरेशन। सेंट जेम्स पैलेस डिक्लेरेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये सेंट जेम्स पैलेस में हुई थी, ठीक है। उसके बाद इस डिक्लेरेशन में एक्चुअल में हुआ क्या था, जो 9 गवर्नमेंट्स थी, 9 सरकारें थी, 9 कंट्रीज की। देखो 9 कंट्रीज की सरकारें आपस में मिली, मतलब कहां मिली थी, सेंट जेम्स पैलेस में मिली, और एक रेजोल्यूशन पास किया, एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव क्या रखा उन्होंने, एक इंटरनेशनल बॉडी को क्रिएट करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बॉडी बनाई जाएगी। बॉडी किस चीज के लिए बनाई जाएगी, वो बनाई जाएगी पूरे वर्ल्ड में पीस, पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखने के लिए। तो शांति बनाए रखने के लिए सबसे पहली डिक्लेरेशन आई लंदन डिक्लेरेशन, लेकिन अभी तक यूएन नेम यहां पे नहीं मेंशन किया गया। इसको हिंदी में देखना चाहते हो तो हिंदी में देख सकते हो, जिन लोगों ने हिंदी में नोट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट लेके हिंदी में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, लंदन डिक्लेरेशन के बाद 1941 के बाद क्या हुआ, तो सेकंड हमारे पास आया मोस्ट इंपोर्टेंट अटलांटिक चार्टर। देखो अटलांटिक चार्टर 2 पर्संस के बीच में साइन अप हुआ है। 2 पर्संस आपके सामने बैठे हैं, लेफ्ट साइड जो है हमारे पास, वो हमारे पास कौन है, प्रेसिडेंट है अमेरिका के एफडी रूजवेल्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है यूएनओ के लिए। और राइट साइड हमारे पास कौन है, राइट साइड हमारे पास है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। तो 2 पर्संस के बीच में साइन अप हो रही है अटलांटिक चार्टर 1941 का। तो इस चार्टर में एक्चुअल में हुआ क्या, बोथ पास ए रेजोल्यूशन, दोनों ने एक रेजोल्यूशन पास किया, प्रस्ताव पास किया, टू क्रिएट अ बॉडी आफ्टर वॉर, जो युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद एक बॉडी बनाई जाएगी, एंड देन डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट जापान। और उन्होंने क्या डिसाइड किया, फाइट करेंगे वो किनके अगेंस्ट, जापान, जर्मनी और इटली के अगेंस्ट। देखो वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के अगेंस्ट कौन था, जापान था, जर्मनी था और इटली, है ना, मेजर 3 कंट्रीज थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने ये सोचा, इन्होंने ये प्लान आउट किया, जो वर्ल्ड वॉर खत्म होगी उसके बाद एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाएगी, और साथ के साथ जब वर्ल्ड वॉर चल रही है तो वर्ल्ड वॉर में जो ऑपोजिशन में जो मेजर कंट्रीज है उनको कैसे कैसे हराया जाए। तो दोनों ने मिलकर ये रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, दिस वाज नॉट ए ट्रीटी नॉट ए प्रोमिस। देखो ये ना ही एक ट्रीटी थी नहीं और ना ही एक प्रोमिस था, मतलब कोई डिक्लेरेशन नहीं थी, जस्ट एक दोनों की स्टेटमेंट थी, मतलब आपस में दोनों ने स्टेटमेंट दी है। एक्चुअल में कोई एग्रीमेंट प्रॉपर साइन नहीं हुआ, मतलब यूएसए जो है ब्रिटेन का साथ देगा ही देगा, या इंटरनेशनल बॉडी श्योर है बनाई जाएगी। अभी तक 1941 तक यूएन का कोई भी सबूत हमारे पास नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, अटलांटिक चार्टर के बाद, अटलांटिक चार्टर के बाद हमारे पास आई मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, दैट वाज डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर हुआ फाइनली 1942 में। तो देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। जब पार्टिसिपेट किया अमेरिका ने, देखो अमेरिका बाद में पार्टिसिपेट किया था अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में, इन वर्ल्ड वॉर इन 1942 द ग्रेट अलायंस नेम्ड यूएन फाउंडेड। तो फाइनली अमेरिका के 1942 में पार्टिसिपेट करने के बाद यूएन जो थी उसकी फाउंडेशन सामने आई, मतलब देखते हैं कैसे सामने आई। देयर वर टोटल 26 कंट्रीज, टोटल 26 देश ऐसे थे हमारे पास, विच डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश इट, जिन्होंने डिसाइड किया था फाइनली इसको एस्टैब्लिश करेंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएसए, यूएसए की लीडरशिप में, ठीक है। मतलब यूएसए जो रहेगा वो सारी कंट्रीज का लीडर रहेगा, और फाइनली सारी की सारी कंट्रीज, मतलब 26 कंट्रीज मान गई, क्या मान गई 26 कंट्रीज, फाइनली एस्टैब्लिश किया जाएगा एक इंटरनेशनल बॉडी को, दैट वाज यूएन। अब यूएन सामने कैसे आया वो भी देखते हैं। देखो इसमें जो बिग 4 कंट्रीज हैं, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन थी उसमें बिग 4 क्या है, तो बिग 4 का मतलब है बिग 4 कंट्रीज। बिग 4 कंट्रीज कौन कौन सी थी, 4 पर्सन, 4 लीडर आपके सामने बैठे हैं, दैट इज यूएसएसआर, जिसको आजकल रशिया बोलते हैं, चाइना एंड यूके, ये 4 कंट्रीज थी। और अब लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा ये रहता है
जो ये यूएन वर्ड है, मतलब सारी कंट्रीज मान चुकी हैं, 26 कंट्रीज मान चुकी हैं, आपके सामने है यूनाइटेड नेशन की डिक्लेरेशन का जो टाइम पीरियड था उस टाइम की जो पिक्चर है आपके सामने। तो ये यूएन वर्ड एक्चुअल में आया कहां से? तो यूएन वर्ड जो उस टाइम पे आया था, यूएन नेशन, यूनाइटेड नेशन कोइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यूनाइटेड नेशन वर्ड किस पर्सन ने दिया था, किस पर्सन ने कोइन की थी ये टर्म? दैट वाज कोइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एफडी रूजवेल्ट। ठीक है, तो फाइनली 1942 में ये फाइनलाइज हो गया, एक बॉडी बनेगी, उसका नेम क्या रहेगा? यूएन, यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद क्या हुआ? 1940 के बाद, अभी वर्ल्ड वॉर चल रही है, वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म होनी है ना, तो उसके बाद क्या हुआ ये हिंदी में नोट कर सकते हो। 1942 के बाद हमारे पास आई मॉस्को कॉन्फ्रेंस। मॉस्को कॉन्फ्रेंस 1943 में थी। मॉस्को कॉन्फ्रेंस में क्या था? जो विदेश मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर्स थे, कौन कौन सी कंट्रीज के? यूएसए, यूएसएसआर एंड यूके, तीनों कंट्री के विदेश मंत्री आपस में मिले और उन्होंने डिस्कशन की अबाउट द बेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का आधार कैसे रखा जाए। देखो अभी आधार रखा नहीं गया, अभी बेस बना नहीं है, जस्ट इन्होंने क्या किया है, डिस्कशन हुई है। उसके बाद क्या हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कॉन्फ्रेंस, मॉस्को कॉन्फ्रेंस। उसके बाद क्या हुआ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्फ्रेंस रहेगी तेहरान कॉन्फ्रेंस 1943 में। देखो 3 है, तेहरान में भी 3 आ रहा है, तो तीनों कंट्रीज में हुई है। 3 पर्सन कौन कौन से आपके सामने है? देखो 3 मेजर लीडर आपके सामने बैठे हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीधा सीधा एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या फिर यूएन फॉर्मेशन के टाइम पे, या फिर तेहरान कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जो यूएसए के लीडर थे, यूएसएसआर के लीडर थे, ब्रिटेन के लीडर थे, ये कौन थे? तो तीनों के तीनों लीडर आपके सामने बैठे हैं। सबसे पहले जो लीडर है वो है यूएसएसआर के, सेकंड जो आपके सामने है ये है यूएसए के, एंड लास्ट में है अपने पास यूके के। यूएसएसआर के लीडर कौन है? जोसेफ स्टालिन। उसके बाद एफडी रूजवेल्ट है यूएसए के प्रेसिडेंट, और ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं यूके के विंस्टन चर्चिल। ये तीनों के तीनों तेहरान कॉन्फ्रेंस में मिले 1943 में, और जब ये मिले थे आपस में, उन्होंने एक प्लान लेआउट किया। किस लिए किया था? फॉर दी विक्ट्री। देखो अभी हमने पढ़ा था ना पीछे, जर्मनी, जापान, इटली इनकी ओपोजिशन में थी। इस टाइम तो अपना जो अमेरिका है, यूएसए है, यूएसए भी पार्टिसिपेट कर चुका है वर्ल्ड वॉर में। दैट मींस यूएसए भी इनको हराना चाहेगा, जो ओपोजिशन में कंट्रीज हैं, जर्मनी, जापान और इटली, और तीनों के तीनों इसीलिए मिले हैं। क्या रीजन क्या था इनका ये कॉन्फ्रेंस करने का? एक प्लान लेआउट किया है। प्लान किस लिए? फॉर दी विक्ट्री अगेंस्ट जर्मनी, जापान एंड इटली। उसके बाद क्या हुआ? तेहरान कॉन्फ्रेंस के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, तीनों की तीनों कॉन्फ्रेंस, 3 कॉन्फ्रेंसेस हमारी रह चुकी हैं। डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस वॉशिंगटन डीसी में हुई थी 1944 में। 1944 में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसको ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। देखो ब्लूप्रिंट क्या होता है? जैसे हम एक लेआउट तैयार करवाते हैं ना, अपने घर का नक्शा बनवाते हैं, उस टाइम पे हमारे घर पे जब नक्शा तैयार होके आता है तो उसमें ना एक ब्लू कलर की कॉपी होती है। ब्लू कलर की कॉपी का मतलब ये है एक लेआउट को एक पेपर पे प्रॉपर्ली तैयार करना। तो फाइनली यूएन कैसे बनेगी, क्या क्या उसमें रहने वाला है, तो वहां पे डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस में ये चीज डिसाइड हो चुकी थी। ये बेस हमारा प्रॉपर बन चुका था, दैट वाज कॉल्ड ब्लूप्रिंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, जो यूनाइटेड नेशन थी उसका जो बेस था कहां तैयार हो चुका था, उसके जो प्रिंसिपल्स थे कहां तैयार हो चुके थे, या किसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं, तो आंसर होगा हमारे पास डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस को। आगे चलते इसमें और क्या हुआ, इट वॉज द सीरियस स्टेप। जो ये था हमारे पास डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस, ये एक सीरियस स्टेप था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ, यूएनओ की फॉर्मेशन, स्थापना के लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल होते हैं सिद्धांत, तो जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रही है उसके जो सिद्धांत थे वो फाइनली यहां तैयार हो चुके थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ए प्रपोजल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वाज सबमिटेड बाय ऑल 4 पावर्स टू ऑल 26 कंट्रीज ऑफ ग्रेट अलायंस। देखो क्या हुआ, 4 मेजर कंट्रीज, 4 मेजर पावर मैंने अभी बताई थी कौन कौन सी थी, यूके, यूएसए, यूएसएसआर एंड चाइना। तो चारों ने एक स्ट्रक्चर तैयार किया वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का, और जो 26 कंट्रीज जो हमने पीछे पढ़ा था वो मान चुकी थी, 26 कंट्री के सामने रखा। फाइनली जो 26 कंट्रीज थी उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया इसको। ठीक है, लेकिन अभी यूनाइटेड नेशन जो है फाइनली पास नहीं हुआ, बिकॉज एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड में सिर्फ 26 कंट्रीज तो है नहीं, है ना,
तो फाइनली बाद में रेडी होगा। 1944 चल रहा है अभी, 1945 में आगे कॉन्फ्रेंसेस है, उसके बाद पता चलेगा फाइनली हमें कैसे कैसे ये तैयार हुआ और कौन कौन इसका मेंबर बना। आगे चलते हैं। द प्रोसेस टू फ्रेम यूएन स्टार्टेड बाय दिस डम्बार्टन कॉन्फ्रेंस, मतलब जो यूएन का प्रोसेस था, यूएन को बनाने का प्रोसेस था, किस कॉन्फ्रेंस के बाद स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस के बाद। तो ये हमारे पास थी डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस, दैट वाज द बेस फॉर द यूएनओ। ये हिंदी में है, नोट करना है, जिन्होंने नोट कर सकते हो हिंदी में। आगे इसके बाद क्या हुआ? आगे हमारे पास आई याल्टा कॉन्फ्रेंस। देखो तीनों पर्सन वही बैठे हैं, ये तीन मेजर कंट्रीज, चार बिग कंट्रीज आपके सामने, या तीन मेजर कंट्रीज आपके पास यही थी, यूएसए, यूएसएसआर एंड ब्रिटेन। तो याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई। याल्टा कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड किया गया? याल्टा कॉन्फ्रेंस में वोटिंग प्रोसीजर रखा गया सिक्योरिटी काउंसिल का। ये सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी को हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा और काउंसिल को बोलते हैं परिषद। तो सुरक्षा परिषद की वोटिंग प्रोसीजर का क्वेश्चन सामने रखा गया, मतलब यहां पे डिसाइड किया गया प्रोसीजर कैसे चलेगा। तो याल्टा कॉन्फ्रेंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन बनता है वोटिंग प्रोसीजर का। तो वोटिंग प्रोसीजर किसमें ले डाउन किया गया? दैट वाज ले डाउन अंडर याल्टा कॉन्फ्रेंस 1945। तो 1945 तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो कॉन्फ्रेंस रहने वाली है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्फ्रेंस एंड द फाइनल कॉन्फ्रेंस, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945। प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, 1943 नहीं है, ये 1945 है। तो 1945 में ये कॉन्फ्रेंस हुई। दिस वाज द फाइनल कॉन्फ्रेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ। यूएनओ को बनाने के लिए ये लास्ट कॉन्फ्रेंस थी, फाइनल कॉन्फ्रेंस थी, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945। ये 5 है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको करेक्ट कर लेना प्लीज, ठीक है। इसमें क्या हुआ? 51 कंट्रीज वर इनवाइटेड एंड ऑल एक्सेप्ट पोलैंड वाज प्रेजेंट एंड साइन फॉर द यूएनओ। देखो क्या हुआ, 51 कंट्रीज, मतलब फाइनली 51 कंट्रीज को टोटल इनवाइट किया गया यूएनओ के लिए, और सारी की सारी कंट्रीज पहुंची थी वहां पे, लेकिन एक कंट्री नहीं आई। वो कौन सी थी? पोलैंड कंट्री थी। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है ओरिजिनली इसके मेंबर कितने बने थे, और मेंबर अगर पूछा जा रहा है तो 51 ही आंसर आएगा, बिकॉज पोलैंड ने मना नहीं किया था आने को। पोलैंड की उस टाइम सरकार का लीडर नहीं था कोई, उसमें गवर्नमेंट नहीं बनी हुई थी पोलैंड में, इसी वजह से जो पोलैंड कंट्री थी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे कोई प्रेजेंट नहीं हो पाया। लेकिन बाद में पोलैंड ने साथ के साथ ही ज्वाइन कर लिया था किसको? यूएनओ को। तो पोलैंड इनिशियल मेंबर माना जाता है किसका? अपना यूएनओ का। दैट मींस अगर आपसे कंट्रीज पूछी जा रही है, टोटल कंट्रीज कितनी है इनिशियली, अभी तो आपके पास मैं बताऊंगा 193 कंट्रीज हो चुकी हैं, लेकिन 1945 की बात कर रहा हूं तो टोटल कितनी कंट्रीज ने साइन किया था? दैट वाज साइंड बाय 51 कंट्रीज। अच्छा, क्या इसमें इंडिया था? तो आंसर रहेगा यस, इसमें इंडिया भी था। जो हमारा इंडिया था ना, उसने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी एंड इंडिया वाज आल्सो द इनिशियल मेंबर ऑफ यूएनओ। तो इंडिया स्टार्टिंग से ही मेंबर है, इन 51 कंट्रीज में प्रेजेंट था। उसके बाद फाइनली क्या हुआ? सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के बाद यूएन चार्टर, जैसे हमारे इंडिया में एक एक्ट पास होता है, तो यूएन चार्टर सामने रखा गया वोटिंग के लिए, और 26 जून 1945, 26 जून 1945 को जो यूएन चार्टर था वो फाइनली क्या हो गया? साइन हो गया। उसके बाद जब यूएन साइन हो गया, यूएन चार्टर साइन हो गया 26 जून 1945 को, तो उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट होगी। तो फाइनली यूएनओ, द मोस्ट इंपोर्टेंट डेट 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ? यूएनओ क्या हुआ? फाइनली एस्टेब्लिश हुआ। इसी वजह से आज 24 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 24 अक्टूबर 1945 को सारी कंट्रीज ने फाइनली साइन जब हो चुका था यूएन चार्टर पे, उसके बाद इसकी क्या हो गई? एस्टेब्लिशमेंट हो गई। और इसका हेडक्वार्टर कहां रखा गया? मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में इसका क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं, यहां पे एस्टेब्लिशमेंट तो खत्म होती है ना। अब एस्टेब्लिशमेंट खत्म होगी, मतलब यूएनओ फाइनली तैयार हो गया। इतना मतलब स्टार्टिंग से लेके 1941 से स्टार्ट करके 1945 हमें इतना टाइम लग गया यूएनओ को एस्टेब्लिश करते करते। भाई जी ये पूछ रहे हैं इतना झमेला किया क्यों? इसका मोटिव क्या है? तो टॉपिक जो रहेगा इसका मोटिव, मेन मोटिव क्या रहता है इसका? तो सबसे पहले है वर्ल्ड वाइड पीस एंड सिक्योरिटी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखो, वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में हो गया, पूरे विश्व में हो गया, शांति और सुरक्षा बनी रहे।
आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। उसके बाद डेवलपिंग रिलेशंस अमंग नेशंस, जितने भी राष्ट्र हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, उनके बीच जो संबंध है वो अच्छे बने रहें, इनका सेकंड मेन मोटिव ये है। उसके बाद एक प्रोवाइडिंग ए फॉर्म फॉर बाइंडिंग कंट्रीज टुगेदर टू मीट द यूएन पर्पसेस एंड गोल। देखो यूएन के जो पर्पस और गोल है उनको इकट्ठा फाइनली उनको क्या करना है, अडॉप्ट करना है और अचीव करना है, उनका मेन मोटिव थर्ड ये था। और लास्ट जो मेन मोटिव है, फोस्टरिंग कोऑपरेशन बिटवीन नेशन इन ऑर्डर टू सोल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल प्रॉब्लम। देखो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक, आर्थिक लेवल पे जो दिक्कतें आती हैं उनको सॉर्ट आउट करना, ये मेन मोटिव है किनके, यूएन नेशन के, है ना, यूनाइटेड नेशन के। तो ये तो काफी अच्छे हैं। अगर काफी अच्छे हैं तो ये भाई जी भी खुश हो चुके हैं, मतलब ये काफी अच्छा इन्होंने मोटिव रखा यूएन को एस्टेब्लिश करने का। तो फाइनली यूएन का जो मेन मोटिव है, ये 4 मेन मोटिव्स रहते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी देख सकते हो। ये चारों के चारों मोटिव, ये चारों के चारों मोटिव हमारे पास हिंदी में है। उसके बाद चलते हैं मोटिव के बाद क्या रहेगा हमारे पास। देखो मेंबर कंट्रीज, अब आपके पास ना क्वेश्चन आता है माइंड में, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में भी आता है, इनको याद कैसे रखें। जो मेंबर कंट्रीज हैं, मतलब जो यूनाइटेड नेशन बना है, उनकी टोटल कंट्रीज, ओरिजिनली कंट्रीज कितनी थी, ओरिजिनली थी 51 कंट्रीज, टोटल 51 कंट्रीज थी स्टार्टिंग में। अभी मैंने पढ़ाया था जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी 51 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था, इंडिया उसमें शामिल था। और वो 51 कंट्रीज क्या थी, ओरिजिनली मेंबर थी किसकी, यूएनओ की। अगर इंडिया के बारे में पूछा जाए तो इंडिया स्टार्टिंग से ही मेंबर है यूएनओ का। अगर आज की बात करूं, आज के टाइम पे करंट मेंबर्स जो हैं 193 मेंबर्स हैं 2020 में, 2020 तक 193 मेंबर्स चल रहे हैं अभी एट प्रेजेंट। साउथ सुडान जो था वो लास्ट मेंबर बना था 193rd। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी बार देखा भी जा चुका है और आगे नेक्स्ट एग्जाम्स में देखा जा सकता है। 193rd मेंबर कौन बना था, या लास्ट मेंबर या रीसेंट मेंबर कौन ऐसा था जिसने ज्वाइन किया था यूएनओ को, दैट वाज साउथ सुडान, ज्वाइंड ऑन 14th of July 2011। तो साउथ सुडान जो कंट्री है वो ना 193rd मेंबर बनी है यूएनओ का। यूएनओ फाइनेंस बाय ऑल द मेंबर कंट्रीज बाय देयर कंट्रीब्यूशन। देखो यूएनओ जो है हमारा, इसका जो फाइनेंस चलता है, मतलब ये काम करता है, इसको पैसे तो चाहिए होते हैं। वो पैसे कहां से आते हैं, तो जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके कंट्रीब्यूशन से पैसे इसको मिलते हैं यूएनओ को चलाने के लिए, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद परमानेंट मेंबर, देखो इसमें तो 193 टोटल मेंबर हो गया ना, लेकिन 5 परमानेंट मेंबर्स भी हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार देखने को मिलता है, कौन कौन सी कंट्री ऐसी है जो परमानेंट मेंबर है। परमानेंट बोले तो स्थायी सदस्य है किसका, अपने यूएनओ का। तो यूएनओ के 5 मेंबर्स है सिर्फ परमानेंट। वो 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से है, यू कैन लर्न विद दी अ शॉर्ट ट्रिक, फ्रेका। देखो एक वर्ड है फ्रेका, इसे आप याद कर सकते हो, फ्रेका। एफ से क्या निकल के आएगा, एफ से निकल के आएगा फ्रांस। तो सबसे पहले कंट्री हमारे पास कौन सी है, फ्रांस। उसके बाद आर से रशिया, देन उसके बाद ई से इंग्लैंड, सी से चाइना, ए से अपने पास है अमेरिका। देखो आपने अभी पीछे कॉन्फ्रेंसेस में पढ़ा था ना, 4 बिग कंट्रीज हमारे पास थी, है ना। 4 बिग कंट्रीज कौन कौन सी थी, अमेरिका था, ब्रिटेन था, इंग्लैंड, रशिया, यूएसएसआर बताया था मैंने, और हमारे पास यहाँ पे 2 कंट्रीज हैं, फ्रांस और चाइना। ये मेजर 5 कंट्रीज हैं जो परमानेंट मेंबर्स है ना। तो परमानेंट मेंबर्स हमारे पास हैं, आप याद कर सकते हैं इसको फ्रेका वर्ड के साथ। फ्रेका वर्ड आप क्लिक करोगे, एफ से फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना एंड अमेरिका। उसके बाद चलते हैं आगे, क्या है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएनओ। यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, देखो जैसे इसकी कंट्रीज है परमानेंट कंट्रीज, वैसे इसके क्या है आगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इसकी। 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हमारे पास हैं वो कौन कौन सी है वो भी हम देख लेते हैं। तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस याद करने के लिए हमें एक छोटा सा वर्ड और याद करना पड़ेगा, दैट इज फ्रेस्का। देखो काफी सिंपल है, पहले हमने पढ़ा था फ्रेका, मतलब बीच में एस नहीं था ना। मैं अगर इसको रब कर देता हूं एस को, तो हमारे पास बन जाता है फ्रेस्का, फ्रेका। तो अगर मैं इसमें एस ऐड करूं तो हमारे पास वर्ड आ जा रहा है फ्रेस्का। तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। एफ से क्या रहेगा हमारे पास, फ्रेंच। देखो एफ से फ्रांस था, फ्रेंच आ गया। आर से क्या था, रशिया, रशियन आ जाएगा। ई से क्या था, इंग्लैंड, इंग्लिश आ जाएगा। ये नया ऐड हुआ है एस, एस से हमारे पास क्या है, स्पेनिश। सी से चाइना था तो चाइनीज आ गया। ए से वैसे तो अमेरिका था ना, तो अमेरिकन लैंग्वेज तो नहीं होती कोई, तो ए से जो लैंग्वेज है हमारे पास वो कौन सी है, अरेबिक लैंग्वेज। तो 6 अपने पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं
किनकी, यूएनओ। 6 में से 2 लैंग्वेजेस ऐसी हैं, फ्रेंच एंड इंग्लिश, जो यूएनओ की वर्किंग लैंग्वेजेस हैं, मतलब काम करने के लिए 2 लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं, दैट इज फ्रेंच एंड इंग्लिश। तो फ्रेंच और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस वर्किंग लैंग्वेजेस है, लेकिन आपसे अगर पूछा जा रहा है ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी है, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हमारे पास है वो 6 लैंग्वेजेस है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद परमानेंट मेंबर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 2 चीजें हमने देखी, रिवाइज कर लेते हैं। परमानेंट मेंबर्स के लिए क्या है, फ्रेका। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए क्या है, फ्रेस्का। तो फ्रेका के लिए एफ से फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना एंड अमेरिका। फ्रेस्का के लिए फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज एंड अरेबिक। तो ये हमारे पास 2 कोड थे, फ्रेका एंड फ्रेस्का। बहुत ही इजी तरीके से हमें याद हो गए परमानेंट मेंबर्स और ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम और फेसबुक पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। वहां पे स्टूडेंट्स अपने अपने एफर्ट्स के साथ काफी क्वेश्चंस शेयर कर रहे हैं जीएस के, तो आपको बेनिफिट मिलेगा फर्दर एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और वीडियो अगर अच्छी या पसंद आ रही है तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। देखो यूएनओ के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जो मुख्य बॉडीज हैं, जो मुख्य अपने प्रिंसिपल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं मेन अभी एट प्रेजेंट यूएनओ के, वो कौन कौन से हैं। तो यूएनओ के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। देखो 5 क्या थे, परमानेंट मेंबर, 6 लैंग्वेजेस थी और 6 ही हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गन। परमानेंट मेंबर और अपना जो लैंग्वेजेस थी उसका कोड काफी सिंपल था, क्या था, फ्रेका एंड फ्रेस्का। इसका भी एक छोटा सा कोड है, दैट इज एसएससी। देखो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी का एग्जाम भी होता है, आपने सुना होगा, टीईए चाहे, है ना, एसएससी टी, इससे याद कर सकते हो आप प्रिंसिपल ऑर्गन्स। तो एस से स्टार्टिंग से क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल, आगे एस से क्या है, सेक्रेटरीट, आगे क्या है, सी से आपने याद रखना है कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद क्या है, ट्रस्टीशिप, देन उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ए से फाइनली क्या है, असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ए से आपने क्लिक करना है असेंबली। ऐसे क्या हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल, हिंदी में मैं बता रहा हूं अभी क्या है। ऐसे था हमारे पास क्या, अपने पास क्या है, ऐसे सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल को हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा परिषद। फिर सेक्रेटरीट था, सचिवालय। सी से कोर्ट ऑफ जस्टिस था, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अपना। टी से ट्रस्टीशिप, परन्यास परिषद या न्यास परिषद बोल सकते हैं इसको। ई से इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद बोल सकते हैं। ए से थी असेंबली, अपनी महासभा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा। ये हमारे पास 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। तो आने वाली स्लाइड में एक एक ऑर्गन आप पढ़ने जा रहे हैं। पहले सबसे पहले पढ़ेंगे सुरक्षा परिषद, देन फर्दर बाकी 5 जो ऑर्गन्स है। तो सबसे पहला ऑर्गन हमारे पास है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये आपके पास यूएनजी है, इसको हिंदी में बोलते हैं महासभा। ये आपके सामने पिक्चर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। देखो एक चीज, ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसमें सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अलग अलग कंट्रीज से। मतलब अगर 193 मेंबर्स हैं तो 193 ही रिप्रेजेंटेटिव होंगे यहाँ पे, ठीक है, जनरल असेंबली में। और जनरल असेंबली का काम क्या है, तो काम भी देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में और क्या क्या होता है। ऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस कंट्रीज प्रेजेंट ओवर हियर। तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अलग अलग कंट्रीज से, सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना। और हर कंट्री को 1 वोट मिलती है। देखो जैसे हमारे इंडिया में बात करें, लोकसभा राज्यसभा है, तो लोकसभा राज्यसभा में जब कोई भी बिल पास होता है, हर पर्सन एक एक वोट होती है ना हर पर्सन के पास। तो यहाँ पे हर कंट्री के पास 1 वोट है, हर कंट्री के पास वोट है, मतलब 193 वोट्स होंगी। अगर कल को कोई डिसीजन लेना है तो जैसे हमारे लोकसभा में बिल पास होता है, वहां की महासभा है अपनी लोकसभा, वहां की महासभा, तो वहां पास हो सकता है अपना बिल विद 1 वोट टू ईच कंट्री। ऑल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड द चेयरमैन और प्रेसिडेंट एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए इन शॉर्ट फॉर्म, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की शॉर्ट फॉर्म है। तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अलग अलग कंट्रीज के, वो अपने मेंबर्स में से एक चेयरमैन या जिसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, राष्ट्रपति बोलते हैं, और एक डिप्टी चेयरमैन, उपराष्ट्रपति कह सकते हो या फिर उप अध्यक्ष बोल सकते हो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो खुद चुनेंगे, इलेक्ट करेंगे एक चेयरमैन और प्रेसिडेंट को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को। आगे अपने इंडिया से पूछा जाए फर्स्ट वुमेन या फिर फर्स्ट इंडियन
देखो पहले इंडियन पहली भारतीय पूछा जाए या पहली वुमेन पूछा जाए, सेम ही है। अपनी पहली भारतीय राष्ट्रपति रह चुकी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, दैट वाज विजय लक्ष्मी पंडित। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रैंडम क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में सीधा सीधा काफी बार देखने को मिला है, ठीक है। टेन्योर क्या होता है प्रेसिडेंट का, जो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं ये वाले, ये प्रेसिडेंट का टेन्योर कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल होता है सिर्फ 1 साल का, ठीक है। और उसके बाद इसका काम क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, डेलिब्रेटिव मतलब आप कह सकते हैं दिल से काम करने वाली पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, मतलब जितनी भी नीतियां होंगी वो कौन बनाएगी, वो बनाएगी अपनी महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बनाएगी। उसके बाद चलते हैं, इसको हिंदी में नोट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके हिंदी में भी नोट कर सकते हो। आपको मैं इंग्लिश से पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो मेरी लैंग्वेज मैं यूज कर रहा हूं, ओरल लैंग्वेज मेरी बोलने वाली लैंग्वेज तो हिंदी है, तो आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ रही होगी, है ना। आपने अगर नोट करना है तो हिंदी में नोट कर सकते हो। इसके बाद वर्किंग्स क्या क्या है, जो जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली महासभा के क्या क्या काम है। तो सबसे पहला काम क्या है, इट ऑथराइजेज द मेंबरशिप ऑफ ए न्यू कंट्री। अगर कोई नई कंट्री एड ऑन होना चाहती है तो नई कंट्री की जो मेंबरशिप होगी उसको अथॉरिटी कौन प्रोवाइड करता है, अपनी जनरल असेंबली प्रोवाइड करती है। उसके बाद मेंबर्स को इलेक्ट करती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ख्याल करना, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पे। मेंबर्स को इलेक्ट करती है, मेंबर्स कौन से, एक तो नॉन परमानेंट मेंबर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल इसके बाद ही पढ़ेंगे। हमने स्टार्टिंग में परमानेंट मेंबर्स देखे थे, तो जैसे परमानेंट मेंबर्स होते हैं वैसे ही नॉन परमानेंट मेंबर्स भी काम करते हैं यूएनओ में, ठीक है। तो नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करता है कौन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। उसके बाद जितने भी जजेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, अपना जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसमें जितने भी जजेस होंगे उनको इलेक्ट कौन करती है, अपनी जनरल असेंबली। उसके बाद इकोसोक, इकोसोक क्या है, जैसे अभी मैंने पढ़ाया था पीछे SSCT TEA, जो ई से इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आई थी, वही है इकोसोक। तो इकोनॉमिक एंड सोशल जो काउंसिल है उसके मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है, अपनी जनरल असेंबली करती है। उसके बाद इलेक्ट द सेक्रेटरी जनरल ऑन द एडवाइस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो अपना यूनाइटेड नेशन होता है, यूनाइटेड नेशन का जो हेड होता है उसको बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल। जो मेन ऑफिस है ना यूनाइटेड नेशन का, दैट इज अ सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट का हेड कौन है, सेक्रेटरी जनरल है। तो वो सेक्रेटरी जनरल को जो इलेक्ट करती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करती है, किसकी एडवाइस पे, ऑन द एडवाइस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये ख्याल करना इस पॉइंट पे, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखा गया है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली खुद अपनी मर्जी से कर सकती है, तो नहीं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली किसकी हेल्प लेती है, वो हेल्प लेती है सिक्योरिटी काउंसिल की, सुरक्षा परिषद की। आगे देखते हैं क्या है, इसको हिंदी में नोट करना है, हिंदी में नोट कर सकते हो। आगे हमारे पास है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल बोले तो सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद जो हमारे पास है, आपके सामने पिक्चर है ये वाली, सुरक्षा मतलब तो हमारी सेफ्टी के लिए। अब सेफ्टी के लिए क्या होती है, पुलिस होती है ना, तो इसको पूरे वर्ल्ड की पुलिसमैन बोलते हैं। इट कंसीडर्ड एज द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व की पुलिसदार है सिक्योरिटी काउंसिल को। सिक्योरिटी काउंसिल बोले तो सुरक्षा परिषद को। सिक्योरिटी काउंसिल की वर्किंग्स क्या क्या है, क्या काम क्या होते हैं इनके। तो सबसे पहला पॉइंट है इंटरनेशनल पीस, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसको सॉर्ट आउट करवाना, ठीक है। इट अप्रोचेस UNGA टू इलेक्ट द सेक्रेटरी जनरल। अभी हमने पॉइंट पढ़ा लास्ट में, ये अप्रोच करती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, महासभा को, किस लिए, टू इलेक्ट द सेक्रेटरी जनरल। जो सेक्रेटरी जनरल होता है, हमारा महासचिव होता है पूरी UN का, उसको इलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए अप्रोच किसकी जाती है, सिक्योरिटी काउंसिल की, ठीक है। और इट हैज पावर टू इंपोज द सैंक्शंस एंड टू ऑथराइज फोर्स। तो इसके पास पावर्स हैं, इसके पास शक्तियां हैं। क्या शक्तियां हैं, सैंक्शंस लगाने की और फोर्सेस अपॉइंट करने की, ऑथराइज करने की। देखो जो पुलिसमैन होती है, जो इनके एक्चुअली मैं बता दूं, जो अपने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है या पूरी UN बॉडी है, इसकी कुछ फोर्सेस होती हैं। फोर्सेस बोले तो मतलब सेना होती है, उस सेना को क्या बोलते हैं, उस सेना को बोलते हैं ब्लू हेलमेट। ब्लू हेलमेट के नाम से जाना जाता है उसको, ठीक है। तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके पास अथॉरिटी है वो फोर्स, वो सेना लगाने की, ब्लू हेलमेट लगाने की, ठीक है। तो आगे हमारे पास मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य हैं वो कौन से हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल की अगर मैं बात करूं, टोटल 15 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर कंट्रीज हैं सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में।
तो बात कर लेते हैं इन सदस्य की। जो 15 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स में से 5 तो है परमानेंट, हम ऑलरेडी इन परमानेंट को पढ़ चुके हैं, और 10 होते हैं इसमें टेम्परेरी। देखो 5 परमानेंट होते हैं, 10 टेम्परेरी होते हैं। दैट मीन्स ये तो हर बार हमेशा के लिए इसी में रहेंगे, लेकिन ये 10 क्या है, बार बार चेंज होते रहेंगे। तो जो 5 परमानेंट है वही ऑलरेडी रीड इट, फ्रेका, है ना। तो फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना, अमेरिका, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो 10 परमानेंट मेंबर्स हैं ये हर 2 साल बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा हर 2 साल बाद इनको इलेक्ट किया जाता है। दैट मींस ये 10 टेम्परेरी पर्संस, 10 टेम्परेरी मेंबर्स, 10 टेम्परेरी कंट्रीज हर 2 साल बाद क्या होती है। तो ये हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के 15 मेंबर्स कंट्रीज थे। आगे चलते हैं। इसके बाद जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिर्फ उनके पास ही वीटो पावर रहेगी। दैट मींस ये 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर रहेगी। वीटो क्या होता है? वीटो होता है किसी चीज को रोकने के लिए। मान लो सिक्योरिटी काउंसिल में या फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किसी ने बिल सामने रखा, बिल जो रखा वो रखा टेम्परेरी या फिर अपन कह दिए नॉन परमानेंट कंट्री ने, ना। तो नॉन परमानेंट कंट्री ने बिल रखा, अगर कोई भी परमानेंट कंट्री ये चाहती है ये जो बिल पास हुआ है, बिल सामने आया है, ये वाला बिल पास नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स उस कंट्री के कहने पे वो वाला बिल वहीं रुक जाएगा। दैट मीन्स उसी कंट्री के पास, मतलब 5 कंट्रीज के पास सिर्फ वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब है ये अपनी वीटो पावर यूज करके किसी भी बिल को, किसी भी एक्शन को रोक सकते हैं। तो किसी भी नॉन परमानेंट मेंबर के पास, नॉन परमानेंट कंट्री के पास ये वाली पावर नहीं है। तो ये वीटो पावर अगर आपसे पूछा जा रहा है किनके पास है, तो ये 5 कंट्री आपके सामने है, फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना एंड अमेरिका। देन उसके बाद चलते हैं इकोसोक पे। इकोसोक क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, अपनी आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पूरे वर्ल्ड की डेवलपमेंट, विकास करना। नाम से क्लियर हो रहा है, आर्थिक और सामाजिक है। तो आर्थिक और सामाजिक तरीकों से पूरे वर्ल्ड का विकास करना, विकास बोले तो डेवलपमेंट करना, ये इसका मेन मोटिव है। अगर इसकी बात करें टोटल मेंबर्स कितने हैं, इसमें टोटल मेंबर है 54 मेंबर्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, 54 मेंबर्स हैं इसमें। और जो 54 मेंबर्स हैं उनमें से एक जो प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होगा? 1 ईयर। लेकिन जो मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स का जो टेन्योर होगा वो होगा 3 ईयर्स। तो मेंबर्स हर 3 साल बाद चेंज होते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो पर ईयर हर साल चेंज होता है। तो 54 मेंबर्स हैं, 1 साल प्रेसिडेंट के लिए और 3 साल मेंबर के लिए टेन्योर है। और इनकी जो मीटिंग्स है, मीटिंग्स हर साल, 1 साल में 2 बार इनकी मीटिंग्स होती हैं, अप्रैल न्यूयॉर्क में और जुलाई में जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इकोसोक के बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये वैसे तो खत्म हो चुकी है अपने UN बॉडीज में से, प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से। तो जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इन्होंने प्रिपेयर किया था टेरिटरीज को, जो जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी एरियाज हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको प्रिपेयर किया था। इनका काम क्या था? उनको प्रिपेयर करना फॉर दी सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब अपनी मर्जी से, अपने खुद पे डिपेंड होके, किसी पे डिपेंड ना रहना, उनकी जो डेवलपमेंट है उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट करना। इन्होंने क्या किया? इसमें क्या थे? इसमें 7 मेंबर्स थे और 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी। मतलब इतने टोटल बंदे थे, 7 तो सदस्य थे और 11 थी ट्रस्ट टेरिटरीज। मतलब इन टेरिटरीज ने क्या किया? इन्होंने टेरिटरीज को प्रिपेयर किया फॉर दी सेल्फ गवर्नमेंट। इनके जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर था, कार्यकाल था, ये कितना था? ये 3 इयर्स था। मैं क्यों कह रहा हूं इनका प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना था बोले तो ये चीज क्या हो चुकी है? ये चीज सस्पेंड हो चुकी है आफ्टर 1994। 1994 में जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी, परन्यास परिषद जिसको बोलते हैं, इसको सस्पेंड कर दिया गया है 1994 के बाद। ये वर्किंग में नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल के बाद जो अपना मेन ऑर्गन अगला है, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपके सामने 15 जजेस बैठे हैं यहाँ पे। ये जो हमारे पास बॉडी है, ये लेवल पे हमारी कोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। इट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन। देखो, न्यायिक ऑर्गन है हमारी यूनाइटेड नेशन का, न्याय करने के लिए। आपने काफी बार सुना भी होगा, वर्ल्ड लेवल पे ये वाला केस ICJ में जा रहा है। ICJ बोले तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में कुछ जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी
वो यूएनओ की एस्टेब्लिशमेंट के बाद थी। यूएनओ की एस्टेब्लिशमेंट हमने पढ़ी थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है 3 अप्रैल 1946 को, मतलब अगले साल। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? वो है अपने हेग नीदरलैंड में। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने किसी भी प्रिंसिपल ऑर्गन का अभी तक हेडक्वार्टर नहीं बताया। क्यों नहीं बताया था? जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन है उनका सबका हेडक्वार्टर एक ही जगह पे है, दैट वाज न्यूयॉर्क। वो कहां पे है? न्यूयॉर्क में। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? हेग नीदरलैंड पे। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है एग्जाम्स में, ठीक है। उसके बाद इनका जो मेन काम है, इट सेटल्स द लीगल डिस्प्यूट, जो कानूनी झगड़े होते हैं उनको सुलझाना। और इंटरनेशनल कानून, मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो जितने भी कानून है वो कौन क्रिएट करता है? वो अपनी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करती है, ठीक है। तो ये था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर पूछा जा रहा है फर्स्ट इंडियन परमानेंट जज, तो फर्स्ट इंडियन परमानेंट जज पूछा जा रहा है तो BN राव। लेकिन नगेंद्र सिंह वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICJ। तो नगेंद्र सिंह क्या थे? पहले प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। टोटल जजेस एक्चुअल में होते कितने हैं? इसमें टोटल जजेस होते हैं 15 जजेस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखा गया है। टोटल जजेस होते हैं 15। और टेन्योर कितना होता है जजेस का? जजेस का टेन्योर होता है 9 ईयर्स का। तो 9 ईयर्स, 9 साल तक अपना जो जज रहता है टेन्योर होता है उसका। और टोटल होते हैं 15। फर्स्ट इंडियन परमानेंट कौन थे? फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन थे? और आपने कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है जो एट प्रेजेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारे इंडियन थे, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे पता चलता रहे आप वीडियोस को ध्यान से सुन रहे हो और जो करंट अफेयर्स है उसको भी पढ़ रहे हो अच्छे से, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाद देखते हैं, लास्ट में रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, दैट इज सेक्रेटरीट। देखो ये सबसे हाईएस्ट ऑफिस रहता है अपना किसका? यूनाइटेड नेशन का। तो यूनाइटेड नेशन का जो हेड होता है तो उसको बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं महासचिव। ये सचिवालय है, इसको बोलते हैं महासचिव। सेक्रेटरी जनरल होता क्या है? सेक्रेटरी जनरल इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो प्रशासनिक विभाग में बात करूं तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे कौन बैठा है यूनाइटेड नेशन में? वो बैठा है सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल इज नॉट फ्रॉम दी परमानेंट मेंबर कंट्रीज। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो परमानेंट मेंबर कंट्रीज में से नहीं होता, ठीक है। तो आपने ये भी बताना है एट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है कौन। और सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट्स बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये चीज माइंड में बिठा लो, मैं बार बार बता रहा हूं, 3rd और 4th टाइम मैंने बता दिया है। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है वो इलेक्ट करती है किसको? सेक्रेटरी जनरल को। लेकिन किसकी एडवाइस पे? ऑन द एडवाइस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। दिस ऑफिस एनालिसिस डे टू डे वर्किंग्स ऑफ यूएन। यूनाइटेड नेशन की जो डेली एक्टिविटीज होती हैं वो डेली एक्टिविटीज किस ऑफिस में चेक की जाती है, या फिर कौन सा ऑफिस उसको हैंडल करता है? तो वो हमारे पास है सेक्रेटरी जनरल का, सेक्रेटरीट का। तो ये था हमारा सेक्रेटरीट। जो लास्ट में था, लास्ट प्रिंसिपल ऑर्गन महासचिव उच्चतम सहायक अधिकारी होता है, 27 सदस्यों में से नहीं होता। तो हिंदी में आपके सामने है, प्लीज नोट डाउन कर। आगे हम देख लेते हैं आज का लास्ट पॉइंट, यूएन का फ्लैग, यूनाइटेड नेशन का झंडा, यूनाइटेड नेशन का ध्वज। तो इसमें जो व्हाइट कलर से अंदर बना हुआ है ये एक्चुअल में है क्या? बाहर जो ब्रांचेस बनी हुई है, पत्तियां बनी हुई हैं, ये पत्तियां किस चीज की है? तो अंदर जो ये बना हुआ है ना व्हाइट कलर का, दिस इज वर्ल्ड मैप, विश्व का मैप है। और जो ब्रांचेस पत्तियां हैं बाहर, ये 2 ओलिव ब्रांचेस हैं। ओलिव बोले तो जैतून की पत्तियां हैं। वर्ल्ड मैप रिप्रेजेंट करता है पूरी जनता को। और जो ओलिव ब्रांचेस है ये सिंबल है, सिंबल ऑफ पीस, शांति का सिंबल है। 2 ही कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे। 2 कलर कौन से हैं हमारे पास? एक तो ब्लू है और दूसरा व्हाइट है ना। 2 ही बेसिक कलर्स हैं। व्हाइट एंड ब्लू जो है वो ऑफिशियल कलर्स हैं किसके? यूनाइटेड नेशन के, संयुक्त राष्ट्र के। तो यूनाइटेड नेशन का जो लास्ट पॉइंट था हमारे पास यूएन फ्लैग, यहां पे हम यूनाइटेड नेशन खत्म कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करना, और डिसलाइक करके रीजन जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। टेलीग्राम और फेसबुक पे आप लिंक आउट कर सकते हो विद द GS गुरु। थैंक यू सो मच।